लगन वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए जो नवंबर का अभी महीना आ रहा है, ये किस प्रकार से आपके लिए रहेगा, आप कैसे इस मंथ को अपने लिए प्लान कर सकते हो, आपके स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए, आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, आपके करियर या आपके जॉब या फिर आपके रिलेशनशिप के हिसाब से। तो यहाँ आपका ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये आपका लगन चार्ट है। लगन चार्ट में जो आप ग्रहों की प्लेसमेंट देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपको इस मंथ के दौरान भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में बात करेंगे, फिर इस चार्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गोचरीय स्थितियों की अगर बात की जाए तो सूर्य की बात करेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका गोचर वृश्चिक राशि में होगा। बुध वृश्चिक में गोचर करेंगे और 26 नवंबर से ये वक्री हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। शुक्र 7 नवंबर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु में ही रहेंगे। मंगल कर्क राशि में रहेंगे। बृहस्पति वृषभ में वक्री होकर अभी गोचर कर रहे हैं और ये वृषभ में ही गोचर करने वाले हैं। शनि कुंभ में है और ये 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनि का जो मार्गी का जो पीरियड है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है या इम्पोर्टेंट एक चेंज है ट्रांजिट में। यहाँ पे अगर चंद्रमा को देखा जाएगा तो चंद्रमा 1 नवंबर को आपको तुला राशि में ही देखने को मिलेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में हमें देखने को मिलेंगे। इन दोनों के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वास्तव में वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लग्नेश की चर्चा करेंगे। लग्नेश जो कि आपके खुद 4th लॉर्ड भी हैं और 4th लॉर्ड होकर लग्नेश होकर वो गुरु आपके 6th हाउस में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में वक्री गुरु का होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अनसेटल्ड रह सकते हैं अपने जो आपका वर्क प्लेस है या आपका जो रूटीन वर्क है उसमें। तो थोड़ा सा आपको जो अपना रूटीन है उसको बनाए रखने में दिक्कत आएगी। और यहाँ पे आपको मेनली जो कैरियर से रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें जुपिटर जरूर सहायता करेंगे। अगर आपके चार्ट में जुपिटर फिलहाल रेट्रो हैं, ऑलरेडी जन्म के टाइम के जो जुपिटर हैं आपके प्लेसमेंट के हिसाब से, भले ही वो किसी भी भाव में हो, तो यहाँ आपको थोड़ी मदद अवश्य मिल सकती है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एफर्ट को दिखा रहा है क्योंकि जिन लोगों का भी गुरु अभी चार्ट में पहले से जन्म के टाइम से वक्री नहीं है, उनको अपना ज्ञान और अपनी क्षमता का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर उनको अपने कार्य क्षेत्र में या अपने कैरियर में बेहतर प्रदर्शन करना है तो। अब गुरु यहाँ पे 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होते हुए इस मंथ में विशेष रूप से आपको ये भी सावधानी रखनी है कि आप अपने घर परिवार के लिए या अपने किसी भी रिश्तेदार के लिए या कोई भी अन्य ऐसे काम के लिए कोई बड़ा खर्चा ना करें जिससे आपको आर्थिक रूप से बाधा पहुंचते हो या आर्थिक रूप से परेशानी आती हो। यहाँ गुरु कुछ हद तक इस बात के चांसेस भी बना रहे हैं, अगर आप पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं या आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट भी आपका हो सकता है। इसके अलावा गुरु यहाँ मेनली जो आपके खर्चे हैं उनको दिखा रहे हैं। खर्चे आपके हेल्थ के पर्पज से हो सकते हैं, आपके घरेलू जीवन से रिलेटेड कोई खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ कुछ हद तक आपके ऐसे खर्चे जो कि दान दक्षिणा के रूप में या किसी भी शुभ कार्य के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्योंकि लग्नेश है, जुपिटर लग्नेश होकर जब यहाँ स्थित होंगे तो निश्चित ही थोड़ा सा आपको हेल्थ का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी एनर्जी का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। यहाँ से इनकी दृष्टि है 10th हाउस पे और 10th लॉर्ड भी इस मंथ में वक्री होने जा रहे हैं और वो भी अब 12वें भाव में स्थित हैं। इसलिए कैरियर के लिए अगर आपको विदेश जाना है या ऑलरेडी अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। अदरवाइज आपको अपने ही देश में है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा सोचना समझना पड़ सकता है। अब क्योंकि यहाँ केतु का गोचर है और केतु पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो भी वक्री गुरु की, तो यहाँ आपको अपने कैरियर से बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। गुरु की दृष्टि फिर यहाँ से आपके 12वें भाव पे भी है, तो 12वें भाव में जरूर यहाँ जब दृष्टि डाल रहे हैं गुरु तो आपको हेल्प करेंगे कुछ हद तक विदेश में सेटल होने को लेकर या विदेश यात्रा करने को लेकर। इसके बाद इनकी दृष्टि है आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ऐसा गुरु कुछ हद तक आपको फैमिली की कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, जैसे कि आर्थिक मामलों में भी और अन्य मामलों में भी। गुरु की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको वाणी को लेकर ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ सकती है। वाणी को लेकर हो सकता है कि आपको ज़्यादा बोलना पड़ रहा हो या आपको ज़्यादा सोचने समझने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। इसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि जो कि दूसरे और तीसरे भाव के वो स्वामी हैं, तीसरे भाव में ही अब क्योंकि ये मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से, तो 15 नवंबर तक आपके कोई भी ऐसे काम जो कि आपके आर्थिक रूप से आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, संतान से रिलेटेड काम हो गया, आपके स्टडी रिलेटेड कोई भी काम हो गया या आपका अन्य कोई भी ऐसा काम जिसमें विदेश यात्रा करने को देख रहे हैं,
उन कामों को थोड़ा-सा आपको जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो स्थिति शनि की थी वहाँ शनि अभी वक्री थे। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी हो जाएँगे तो अपना नॉर्मल प्रभाव डालने लगेंगे। नॉर्मल प्रभाव अगर डालेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3rd हाउस में है और ये 15 नवंबर के बाद अपनी जो मार्गी स्थिति है उसमें ये आ जाएँगे, मार्गी हो जाएँगे, यानी धीरे-धीरे ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएँगे। तो उसके बाद आपको लगभग बहुत सारे कामों में बाधा पहुँचेगी, यानी बाधा तो नहीं कह सकते, बट आपके जो काम है बहुत ज़्यादा स्लो होते जाएँगे, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब शनि का यहाँ से जो एस्पेक्ट है वो आपके 5वें भाव पे, तो 5वें भाव पे होने की वजह से संतान के साथ बहुत ज़्यादा असंतुष्टि का होना, आपकी एजुकेशन को लेकर कुछ दिक्कतें होना, इसके साथ-साथ अगर आप कोई भी स्पेक्युलेटिव काम कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा लॉस होना या आपका कहीं न कहीं पैसा अटक जाना, इस बात की संभावना है। शनि यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा डिसीजन लेने में भी कठिनाई आ सकती है या आपका सोचने समझने का जो रवैया थोड़ा-सा स्लो रह सकता है। शनि का दृष्टि उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 9th हाउस पे भी है। 9th हाउस में अगर आप देखें तो पिता के साथ मतभेद होने की संभावना या फिर अपने गुरुजनों के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने की संभावना, या फिर आपका अगर कोई भी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश यात्रा है या विदेश टूर है तो उसको लेकर थोड़ा-सा डिले होगा। इसके बाद इनका जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपके 12वें भाव पे, तो 12वें भाव पे जब भी शनि इस प्रकार से दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे और कहीं ना कहीं आपके फॉरेन सेटलमेंट पे भी प्रभाव डालेंगे या फॉरेन टूर पे भी प्रभाव डालेंगे। बट ऐसा जो शनि है कुछ हद तक आपका एफर्ट बढ़ा देगा और एफर्ट बढ़ाने की वजह से आपको किसी भी नॉर्मल काम के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और मंगल को देख लेते हैं। मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं। मंगल यहाँ पे आपके 8वें भाव में स्थित रहेंगे इस मंथ में और वो नीच की स्थिति में है। इसलिए देखिए अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना है तो आपको यहाँ थोड़ा सा चोट लगने का डर रहेगा। अगर मंगल आपका 12वें भाव में है, आपके लगन से संबंध बना रहा है कुंडली में, या फिर आपके 7th हाउस से अगर संबंध बना रहा है तो ये रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। लेकिन यहाँ मंगल कुछ हद तक पैतृक संपत्ति के मामलों में आपको आपके भाइयों से या आपके रिलेटिव से विवाद करवा सकता है। मंगल यहाँ पर क्योंकि 5वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में स्थित हैं, तो ये 8वें भाव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अगर अकल्ट के फील्ड में हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, तो मंगल आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेंगे। फिर इनका जो दृष्टि है मंगल का, अब क्योंकि वो 12वें के भी स्वामी, तो यहाँ मंगल आपको काफ़ी गजब का सिक्स सेंस भी देंगे, बट वाणी को लेकर दिक्कतें रह सकती हैं और कुछ हद तक धन को लेकर भी आप थोड़े से लालची रह सकते हैं, क्योंकि इनका दृष्टि है आपके 11वें भाव पे। तो इनका दृष्टि जो कि वाणी स्थान पे आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। बोलने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, और हो सकता है कि यहाँ मंगल की एनर्जी ज़्यादा पड़ रही है या मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही होगी बोलने में या आपकी वाणी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगी, बट आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे बोलते समय। मंगल का दृष्टि उसके बाद आपके 3रे भाव पे है। 3रे भाव पे ये जो दृष्टि है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको मंगल यहाँ हेल्प कर देंगे, क्योंकि शनि तो यहाँ मार्गी होने जा रहे हैं। तो मंगल की जो दृष्टि है वो आपको एफर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जी देगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल बेसिकली साहस को बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएंगे। लेकिन यहाँ शनि का जो प्रभाव है उसकी वजह से मंगल की जो स्थिति है लगभग बैलेंस हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर अपना किसी भी रिलेटिव से विवाद चल रहा है, भाई बहनों से विवाद चल रहा है, थोड़ी आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र जो कि आपके लगन में ही गोचर करेंगे, आपके 6ठे भाव के स्वामी और आपके 11वें भाव के स्वामी होकर वो धनु राशि में स्थित हैं इस मंथ में। इसलिए ये जो महीना है बेसिकली वो मैरिज के लिए या कोई भी नए रिलेशनशिप के लिए आप प्लान कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ हद तक आपके जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, भौतिक सुख बढ़ेगा और कुछ नए इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस है या शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में भी अगर काम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीवन साथी से कुछ आप अलग प्रकार से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई स्त्री जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, या कोई आपका नया नया कोई किसी से रिलेशनशिप है, या नई नई किसी से कोई फ्रेंडशिप हुई है, तो उन मामलों में आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है सामने वाले पर्सन से।
अब शुक्र का दृष्टि जो कि 7th हाउस पे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके अट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करेगा और आपको थोड़ा सा भौतिक सुख के मामले में भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो अब आपका अगर पार्टनर आपको यहाँ सपोर्ट कर दे तो काफ़ी बेहतर स्थिति बन सकती है और आप उनमें रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ अवेयर रहेंगे। कुछ हद तक ऐसा शुक्र आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ाने वाला काम जरूर करवाएगा। पार्टनर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है कि बहुत ज़्यादा आपको किसी से अटैच भी नहीं होना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बाद में जब भी डिटैचमेंट होगी तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। और क्योंकि आप धनु लगन है तो धनु लगन होने की वजह से थोड़े से रिजिड भी हैं और थोड़े ज़्यादा ईमानदार हैं। बट आप किसी को चीट नहीं करेंगे, पर सामने वाला पर्सन आपको चीट यहाँ कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बुध के बारे में बात करेंगे। बुध जो कि 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। आपका आपके प्रोफेशन की वजह से, आपका आपके जॉब की वजह से, या आपका आपके बिजनेस की वजह से, पार्टनर की वजह से, किसी भी प्रकार से अगर विदेश से संबंध है तो ऐसा बुध बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। लेकिन यहाँ बुध आपके खर्चों को बढ़ाने वाला होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करवाने वाला होगा आपके काम के पर्पज़ से। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है अपने काम के लिए, या आपको जैसे आप दिन में काम कर रहे हैं तो शायद आपको नाइट में भी कभी कभी कुछ काम करना पड़ सकता है। इस मंथ में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। ये थोड़ा आपको यहाँ देखना है। जब भी यहाँ बुध अब वक्री हो जाएंगे 26 नवंबर से, वक्री होने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस नए खोल देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये मल्टीटास्किंग बना देते हैं। बट आपको क्या वास्तव में उतनी मेहनत करनी भी चाहिए या उतना एफर्ट आपको लगाना भी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्षमतावान हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि आपके 8वें भाव के स्वामी, चंद्रमा का गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में, जहां वो तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति बेहद अच्छी रहेगी, तो इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं से कुछ फायदा धन के रूप में हो सकता है, जैसे कि स्पेकुलेटिव कोई इनकम है या कोई अन्य इनकम जो कि आपको सडनली मिलेगी, या आपको माता पिता से या अपने भाई बहनों से किसी भी प्रकार से कोई ना कोई लाभ होगा। चंद्रमा की दृष्टि आपके 5वें भाव पे ही आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगा इस मंथ के स्टार्टिंग में, बट आर्थिक स्थिति के हिसाब से या धन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ बहुत ही सडन आपके हाथ में कुछ पैसा या कुछ इनकम आने के चांसेज हैं। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ चंद्रमा आपके इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि वो आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जो भी लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, जो भी लोग कोई भी ध्यान साधना या सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, उनको काफ़ी फायदा होगा। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके लगन में, जहाँ पर वो आपको थोड़ी हेल्प करेंगे, ज़्यादा इमोशनल बनाएंगे, पढ़ने लिखने में काफ़ी सहायता करेंगे, लेकिन आपको दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार बनाएंगे। चंद्रमा उसके बाद लगभग आपके 8 या 9 तारीख के आसपास की जो स्थिति है इनकी, उसमें ये आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे, जहाँ पर वो आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा लाभ दिखाते हैं और बहुत बड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं, लेकिन वाणी का प्रभाव आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य जो कि आपके 9th लॉर्ड है, और सूर्य यहाँ से अगर हम ट्रांजिट के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य 11वें भाव में, हालांकि नीच की स्थिति में जरूर है, लेकिन आपके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन या किसी वीआईपी व्यक्ति से आपको सहायता का मिलना ये संभावित है। यहाँ पे सूर्य का दृष्टि आपके 5वें भाव पे रहेगा, तो सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा उग्र बना सकते हैं इस दृष्टि की वजह से। और सूर्य उसके बाद यहाँ से अपना राशि बदल लेंगे, तो राशि में जो इनका बदलाव होगा वो लगभग 16 नवंबर के बाद ही होगा। यहाँ ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में जाने से एक तो आपको हायर स्टडीज़ के लिए अगर विदेश जाना है, या आप पहले से अगर विदेश चले गए तो ज़्यादा इजी रहेगा। किसी भी प्रकार का जॉब वगैरह कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कोई जैसे पैसे से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश में रह के बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ सूर्य आपको बेहतरीन सपोर्ट करेंगे। दूसरा, यहाँ आपको जो सूर्य और बुध दोनों ही हैं वो आपको आपके डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जहाँ अभी गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं 6th हाउस में, तो यहाँ जरूर इन दोनों की दृष्टि पड़ेगी, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमारा डिस्कशन था मेनली अब आपके चार्ट के हिसाब से और गोचर के हिसाब से भी। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। अच्छे दिनों में आपके लिए 5, 6, 14, 15, 22 से 24 तारीख तक और 27 से 29 तारीख तक ये दिन बेहद अच्छे हैं। आपका कोई भी काम अगर नहीं बन रहा है, जिस काम में आपको बार बार रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आप उन कामों को इन दिनों में प्लान जरूर करिएगा।
इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में आ सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा 16 और 17 को, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ प्रोग्रेस करने वाला रहेगा। 16 और 17 को आपको कोई धन का बड़ा नुकसान होना, या किसी को पैसा उधार दे दिया तो पैसा वापस लौट के नहीं आएगा, या कोई ना कोई व्यक्ति आपका कोई गलत तरीके से फ़ायदा उठाएगा। तो 16 और 17 को आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है। चंद्रमा का गोचर जब अपनी ही राशि में होगा 20 और 21 को, तो ये समय आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मानसिक रूप से आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर रह सकता है, या आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को मानसिक रूप से आपको मजबूत रखना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके वृश्चिक में होगा तो 2 से 4 तारीख तक और 23 तारीख को ये दिन है कुछ जहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आना, ये सब महसूस हो सकता है। साथ साथ में ये जो दिन है उनमें कोई बहुत बड़ा फैसला, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है, या अपने फैमिली से रिलेटेड है, वो अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। तो ये कुछ खराब दिन थे आप लोगों के लिए। अब लगभग हम यहाँ डिस्कशन पूरा कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।